हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट 2 क्लासेस में हमने सेल के हिस्ट्री और सेल के पार्ट्स को कवर किया था। आज हम सेल के ऑर्गन्स को कवर करेंगे। उससे पहले हम अपनी दोनों क्लासेस का क्विक रिवीजन लेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उस माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने कॉक स्लाइस को रखा और उन्होंने देखा कि वो कॉक स्लाइस में कैसी संरचना, कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। मधुमक्खी के छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जिस स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल नाम दिया, कोशिका नाम दिया। सेल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइटो होता है। और सेल की स्टडी, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया था सन 1838-39 में 2 साइंटिस्ट थे, स्लीडन एंड श्वान, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दी। और उस सेल थ्योरी में उन्होंने बताया एवरी ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीजें होंगी वो सब किससे मिलकर बनी रहेंगी? सेल से मिलकर बनी रहेंगी, चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर एनिमल हो, प्लांट हो या एनिमल हो। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि ये तो ठीक है, लेकिन सेल बनती कैसे है, तो यहाँ पर उनकी ये थ्योरी फेल हो जाती है। नेक्स्ट आती है मॉडर्न सेल थ्योरी, जो कि 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। उन्होंने एक टर्म दिया था ओमनीसेलुलर ई-सेलुलर। इसका मतलब होता है हर नई कोशिका अपनी पुरानी कोशिका से मिलकर बनती है। जब कोई नई कोशिका का निर्माण होता है, 2 पुरानी कोशिकाएं मिलकर एक नई कोशिका का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट हमने देखा था सेल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। संख्या के आधार पर भी देखा था, डेवलपमेंट के आधार पर भी देखा था। संख्या के आधार पर सेल 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है यूनिसेलुलर एंड सेकंड होता है मल्टीसेलुलर। ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर, और ऐसे जीव जो कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर सेल कितने टाइप्स के होते हैं? ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिका होती हैं जिनका जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, वो विकसित नहीं होता है। उसमें कौन से एग्जाम्पल बताए थे मैंने? एक तो बैक्टीरिया बताया था और ब्लू ग्रीन एल्गी बताया था। नेक्स्ट आ जाओ यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका वो कोशिकाएं होती हैं जिनका जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, वो विकसित होता है, डेवलप्ड होता है। उनको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल थे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो सेम है और कौन से ऑर्गन्स डिफरेंट हैं। आज हम उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म से, जीव द्रव्य से। क्या शुरू कर रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। देखो, अब ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, प्रोटोप्लाज्म पूरी सेल में पाए जाने वाला एक लिक्विड होता है। क्या बोल रही हूं मैं? एक पूरी सेल में पाए जाने वाला लिक्विड, जिसे क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। इंग्लिश में उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी। किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। पुरकिंजे ने की थी। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, जो जीव द्रव्य है, इसको एक साइंटिस्ट थे हक्सले। उन्होंने बताया था ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। हक्सले ने क्या बोला? हक्सले क्या बोला? भौतिक आधार। इस प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला उन्होंने? जीवन का भौतिक आधार। ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें 80% वाटर होता है। 80% क्या होगा? वाटर होगा। अगर इस 80% वाटर में 1% की कमी आ जाती है, 1% की कमी आ रही है, तो क्या होगा? हमें प्यास लगेगी। अगर इसी प्रोटोप्लाज्म में 10% की कमी आ रही है तो क्या होगा? हमारी मृत्यु हो जाएगी।
प्रोटोप्लाज्म में 80% वाटर होता है और अगर 1% की कमी आ जाएगी तो प्यास लगेगी हमें, और अगर 10% की कमी आएगी तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये कैसा होता है? गाढ़ा होता है, थिक होता है, गाढ़ा होता है। ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसके 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, 2 भाग होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, एंड सेकंड होता है केंद्रिका द्रव, केंद्रिका द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हमारी कोशिका है और ये न्यूक्लियस है ना? ये जो पूरी कोशिका में फैला हुआ है ना, ये वाला जो पार्ट है, न्यूक्लियस के बाहर वाला जो पार्ट है, इसमें जो लिक्विड फैला हुआ है इसको बोलेंगे कोशिका द्रव। इसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव बोलेंगे। और ये जो न्यूक्लियस के अंदर है लिक्विड, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है इसको बोलेंगे केंद्रिका द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म। चलो अब हम एक बार और देखो इसको। प्रोटोप्लाज्म में इसकी खोज पोर्किंसन ने की थी। हक्सले ने इस प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया। ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें 80% वाटर होता है। उस 80% वाटर में अगर 1% की कमी आ रही है तो हमें प्यास लगेगी, और अगर 10% की कमी आ रही है तो क्या होगा? हमारी मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट हमने देखा था प्रोटोप्लाज्म 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है कोशिका द्रव एंड सेकंड होता है केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव, ये जो न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ऑर्गन जिसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो सेल वॉल है, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है? ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। और ये जो सेल वॉल होती है ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये जो सेल्यूलोज है इसको हार्डनेस देता है। क्या देता है? हार्डनेस देता है। हमारा फर्स्ट है सेल वॉल। फर्स्ट ऑर्गन क्या है? सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होती है ये किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सिर्फ पादप कोशिका में ही ये उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। सेकंड है ये जो सेल वॉल होती है ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। अभी तक हमने क्या देखा? ये जो सेल वॉल है किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की बनी होगी। और ये किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। और ये जो सेल्यूलोज होता है वो इसको क्या देता है? हार्डनेस देता है। क्या देता है? हार्डनेस देता है, कठोर। इसका थर्ड पॉइंट है जो फंगी की सेल वॉल होती है, फंगी सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। किसकी बनी होती है? फंगी की काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है। तो अभी तक हमने क्या देखा? जो सेल वॉल है वो सिर्फ पादप कोशिका में ही उपस्थित होती है, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। सेकंड पॉइंट था जो सेल वॉल है किससे बनी होगी? सेल्यूलोज से बनी होगी, जो उसको क्या देती है? हार्डनेस देती है, जिससे जो सेल वॉल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। नेक्स्ट है फंगी की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल या एनिमल सेल? हर सेल में प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। अगर ये रप्चर हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा? हमारी जो कोशिका होगी, जो सेल होगी, वो भी खराब हो जाएगी। तो हमारी सेकंड हेडिंग डालो। सेकंड हेडिंग क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन।
हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? ईच सेल में प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट इन ईच सेल, हर कोशिका में उपस्थित होती है। प्रेजेंट इन ईच सेल। सेकंड पॉइंट क्या है? ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपोप्रोटीन प्रोटीन। नेक्स्ट मैंने बताया था अगर ये रप्चर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो हमारी सेल क्या होगी? मर जाएगी, सेल की मृत्यु हो जाएगी। तो इसके हमने दो पॉइंट देखे कि जो सेल मेम्ब्रेन है किसमें प्रेजेंट होती है? ईच सेल में प्रेजेंट होती है, हर कोशिका में उपस्थित होती है। सेकंड है कि किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ऑर्गन जिसका नाम है न्यूक्लियस, केंद्रक। थर्ड नंबर का क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक के बारे में हम देख लेते हैं। जो केंद्रक है ना, उसे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक, ये जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, इसे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोजा गया। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोजा गया। ये जो न्यूक्लियस होता है इसे कंट्रोल रूम ऑफ द सेल बोलते हैं। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल बोलते हैं। जिस तरह से हमारा माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस पूरी सेल को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। और ये भी पॉइंट याद रखना है, इस न्यूक्लियस में 80% क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। जैसे मैंने यहाँ न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस बनाया है ना, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियस के पास ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, धागे जैसी संरचना दिख रही है, इसी संरचना में न्यूक्लियस के अंदर ही हमें क्या मिलता है? डीएनए और क्रोमोसोम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम मिलते हैं। मतलब आनुवंशिकता की जितनी चीजें होंगी हमें कहाँ मिलेंगी? न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगी। हेरिडिटी की सारी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी? न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगी। अब ये जो न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। यहाँ जो लिक्विड दिखेगा हमें क्या दिखेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। मैंने अभी बताया था कोशिका के अंदर हमें प्रोटोप्लाज्म मिलता है। प्रोटोप्लाज्म में कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव। तो हमें न्यूक्लियस में ये याद रखना है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम ऑफ द सेल बोलते हैं। इस न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन होता है और ये जो न्यूक्लियस है इसी में हमें डीएनए, क्रोमोसोम, आनुवंशिकता की सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? न्यूक्लियस में मिलती हैं। अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट ऑर्गन पे जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदीप्त जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ईआर की खोज पोर्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। ईआर की डिस्कवरी किसने की थी? पोर्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। फोर्थ हेडिंग डालो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। पोर्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सेल के स्केलेटन के जैसा होता है। कैसे? जैसे ये हमारी सेल है,
ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास ये ऐसा जो स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा जो स्ट्रक्चर दिखेगा ना, ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये क्या होता है, स्केलेटन ऑफ सेल, स्केलेटन ऑफ द सेल, स्केलेटन ऑफ द सेल होता है, मतलब कोशिका का कंकाल का काम करता है, कोशिका के कंकाल का काम करता है ये जो ईआर होता है इसका काम क्या होता है, ईआर का काम सेल के अंदर अगर किसी को कोई चीज पहुंचानी है, लानी है, मतलब सेल के अंदर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। तो इसका काम क्या है, इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन, अंतःकोशिकीय परिवहन, क्या काम होता है इसका, अंतःकोशिकीय परिवहन, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। सेल में अगर किसी को कोई चीज पहुंचानी है, वापस लानी है, ये सारे काम कौन करता है, ईआर करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ईआर 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्मूथ ईआर, एक होता है रफ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोल रहे हैं, स्मूथ ईआर बोल रहे हैं, और इसको क्या बोल रहे हैं, रफ ईआर बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं है उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा ईआर, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पर क्या है, राइबोसोम है, वो क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनको किस आधार पर डिवाइड किया गया है, राइबोसोम की प्रेजेंस के बिहाफ पर इनको डिवाइड किया गया है कि अगर राइबोसोम है तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम नहीं है तो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पढ़ा, इसे पोर्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। ये सेल का स्केलेटन होता है, स्केलेटन ऑफ द सेल। सेकंड, इसका वर्क क्या देखा था हमने, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, अंतःकोशिकीय परिवहन। इसका क्या काम होता है, अंतःकोशिकीय परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। इसके हमने 2 टाइप्स देखे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर डिवाइड किया गया है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम नहीं है तो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। ये जो राइबोसोम है इसको पैलेडे नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और ये राइबोसोम हमारी सेल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल क्या होता है, राइबोसोम होता है। इस राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। देखो इधर, ये जो राइबोसोम होता है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी करी थी पैलेडे नाम के साइंटिस्ट ने। डिस्कवर किसने किया था, पैलेडे नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। प्रोटीन फैक्ट्री इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो राइबोसोम है ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं बिस्किट की फैक्ट्री है तो बिस्किट की फैक्ट्री में क्या बनेगा, बिस्किट बनेगा। वैसे ही प्रोटीन की फैक्ट्री में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। वो प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। और ये जो राइबोसोम होता है ये हमारी सेल का स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, पार्ट ऑफ द सेल। राइबोसोम याद रखना 2 तरह के प्रोटीन बनाता है। 2 तरह के प्रोटीन मतलब एक होता है 70S और एक होता है 80S। ये जो 70S प्रोटीन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में बनता है, और ये जो 80S होता है ना, ये
यूकैरियोटिक सेल में बनता है। किसमें बनता है? यूकैरियोटिक सेल में बनता है। अब ये एस क्या है? एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इस एस का मतलब क्या हुआ? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और राइबोसोम दो तरीके के प्रोटीन बनाता है, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। 70S जो प्रोटीन होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में बनता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में बनता है, और जो 80S प्रोटीन होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में बनता है। अब ये जो 70S है उसकी यूनिट भी लिख लेते हैं। 70S की यूनिट है 50S एंड 30S। ये क्या है? इसकी यूनिट है। ऐसे ही 80S की यूनिट क्या है? 60 एंड 40S। तो हमने क्या देखा? राइबोसोम, उसकी डिस्कवरी पैराडे ने की थी, उसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं। राइबोसोम सेल का सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा अंग होता है। ये राइबोसोम दो तरीके से प्रोटीन बनाता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S प्रोटीन प्रोकैरियोटिक कोशिका बनाती है, प्रोकैरियोटिक सेल बनाती है, और जो 80S प्रोटीन होता है वो यूकैरियोटिक सेल बनाती है, यूकैरियोटिक कोशिका बनाती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ऑर्गन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इनको रिवाइज करिएगा एंड ऑल द बेस्ट।